अगर आप एक बिगिनर हो, मतलब आपको एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो पेंसिल 2D आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ आता भी है, तो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं पे करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ये। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के एक-एक छोटी चीज़ बताते हुए एक अच्छे एडवांस लेवल तक आपको एनिमेशन सिखाऊँगा। साथ ही साथ मैं इसमें आपको चीज़ें करवाऊँगा भी। आपको मेरे साथ चीज़ें वो करती रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं गारंटी देता हूँ, जब आप ये वीडियो देखकर निकल रहे होंगे, जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे ये ट्यूटोरियल, तो आपको लगेगा कि आप पेंसिल 2D में सब कुछ जानते हैं और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पेंसिल 2D के इंटरफेस को देखेंगे और समझेंगे इसके टूल्स के बारे में कि कैसे कैसे टूल्स हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या उनके ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे उन टूल्स की साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। लाइक ये रहे हमारे सारे टूल्स और ये रहा हमारा उनके ऑप्शंस, ठीक है। और बाकी अगर अभी इस एरिया में आप देख रहे हो तो यहाँ पर डिस्प्ले है, उसके ऑप्शंस हैं कई सारे, अनियन स्किन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक स्टेप से लेकर के पूरा एडवांस स्टेप तक बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपका इंटरफेस कुछ और तरह दिख रहा हो, जैसे कि आप में हो सकता है ऑप्शंस यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर हो, जैसे मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया, इसे आप भी अरेंज कर सकते हैं आप इधर उधर, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिस भी तरह से आपको यहाँ पर रखना अगर अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट टूल हमारा है पेंसिल टूल, ठीक है। इसके लिए आप कीबोर्ड में एन भी टाइप कर सकते हैं। एन टाइप करेंगे तो अपने आप पेंसिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी आपको बनाना है पेंसिल टूल के, आप यहाँ पर जा कर के ऑप्शंस में अब साइज कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पतले साइज में यूज़ करना है या मोटे साइज में यूज़ करना है, जैसे भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ पर जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको प्रेशर में ऑप्शन मिलेगा, प्रेशर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देख रहे हैं अभी किस तरह से बना हुआ है, लेकिन अब देखेंगे आप तो थोड़ा हार्ड सा हो जाएगा। जैसे अगर साइज आप थोड़ा सा ये ऐसे और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अब आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देख रहे हो जब आप नहीं सेलेक्ट किए हो तो किस तरह दिख रहा है और जब आप सेलेक्ट किए हो तो किस तरह दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप जब धीरे धीरे करने लग जाओगे ना तो आप फ्यूचर में यूज करोगे इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा पेंसिल टूल। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर फ्रेम। जब भी आप इसे क्लिक कर देंगे तो पूरा फ्रेम आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेम क्या होता है, कितने सारे फ्रेम्स होते हैं एक सेकंड में, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हम पेंसिल 2D के टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हमारा, जैसे आपने कुछ भी बनाया हुआ है तो दूसरा हमारा है इरेजर टूल। इरेजर से आप इरेज कर सकते हैं कुछ भी। इरेजर के भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, आप उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, फेदर चेंज कर सकते हैं, मतलब हार्डनेस और उसकी स्मूथनेस, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हमारा रहा सिलेक्शन टूल, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये रहा मेरा मूव टूल। यहाँ पर जब आप किसी भी टूल पर ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उसका शॉर्टकट टूल क्या है। जैसे इसमें आप देख लीजिए, मूव टूल ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल एम, मतलब एम आप प्रेस करेंगे तो आपका मूव टूल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप मूव टूल अगर सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी मूव करा सकते हैं। जितने ऑप्शंस पे आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन टूल आपने जितने में सेलेक्ट किया है कहीं पर भी, मूव टूल जब आप सेलेक्ट करके उसे मूव कराएंगे तो उतना ही ऑप्शन मूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मूव टूल समझ गए। उसके बाद रहा पेन टूल। पेन टूल से भी आप बढ़िया से डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इसके भी साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी अलग खासियत है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हैंड टूल। हैंड टूल से हम इसे मूव करा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक। हैंड टूल के बाद हमारा रहा पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल का मतलब है हमें स्ट्रेट लाइंस अगर जैसे खींचनी है कहीं पर भी, एक बार आपने सेलेक्ट किया, इधर उधर आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, जब तक कि आप एक बार क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक किया आपने, फिर वहाँ से फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे ऐसे, मतलब आप कोई भी कुछ भी बनाना चाह रहे हैं जिस भी तरह से, और जैसे ही आप इंटर करेंगे ये अपने आप उसी पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप पॉलीलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अपना रहा बकेट टूल। बकेट टूल आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद जहाँ पर भी आप क्लोज डिज़ाइन कुछ बनाए रहोगे उसमें आप कलर फिल कर सकते हो। लाइक ये आप कहीं पर भी जाके कोई भी क्लोज डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे मैंने बना लिया ये, और इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। जैसे कि आप अभी अगर इसमें रेड फिल करना चाह रहे हो तो चलिए रेड फिल कर लेते हैं। हम जाएंगे पहले यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें फिल कर देंगे, कहीं पर भी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का मतलब है कि आपके इंटरफेस में मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई कलर डिज़ाइन किया हुआ है, कोई चीज़ बनाया हुआ है, और आपको सेम कलर फिर से लेकर के कहीं पर फिल करना है। जैसे आपको ये कलर चूज करना है और यहाँ पर जा करके आप ना चूज करें, बल्कि आपको डायरेक्टली यहीं पर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, ये कलर चूज हो गया।
अब यहाँ पर जा करके आप बकेट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कहीं पर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सेम कलर अगर हमें मैच कराना हुआ तो यहाँ पर जा करके हम लोगों को कलर बॉक्स में ढूंढना ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, और यहाँ पर हम सीधे आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं हम, इसे कहीं पर भी कुछ भी बनाने के लिए, कोई डिज़ाइन किसी भी कलर में बना सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्मज टूल। इस तरह से स्मज टूल का यूज होता है, चीज़ें मिक्स सी हो जाती हैं। तो ये हमारे पेंसिल 2D के सारे टूल्स, कैसे इनको यूज किया जाता है, किस तरह से हमको अगर कुछ भी डिज़ाइन बनानी हुई तो यूज करना है। हम यूज करने वाले हैं डिस्प्ले और कलर्स को। तो देखते हैं कि कैसे हमें कलर्स को यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इंस्पेक्टर में आपको HSB और RGB दिख रहा है। HSB ह्यू सैचुरेशन वैल्यू और RGB रेड ग्रीन ब्लू। HSB और RGB का यूज करके आप जो भी कलर बनाओगे वो कलर आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और वही कलर आपका पेंसिल टूल, पेन टूल और कलर बॉक्स सब वही कलर यूज करेंगे। आपने मान लो पेन टूल उठा लिया, फिर पेन टूल से आप बना दोगे, फिर आपने HSB RGB का यूज करके थोड़ा सा इसे चेंज किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। लाइक ये कलर आपने बना दिया अभी थोड़ा सा ऐसे करके। अब आप चाहें तो बकेट टूल यूज करके उसे सेम कलर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको मिलता है कलर पैलेट। इसमें पहले से ही कलर्स बने हुए हैं। अगर आप इन कलर्स को यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप किसी भी एक कलर पर क्लिक कर दीजिए, वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उस कलर को आप फिल कर सकते हैं कहीं पर भी, या उसका यूज कर सकते हैं ड्राइंग में उस कलर से, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई कलर बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी इस कलर को यहाँ पर ले गए, इसको थोड़ा सा इधर किया, ठीक है, और ये एडजस्ट किया, ये एडजस्ट किया आपने, ये एडजस्ट करके आपने ये कलर बनाया, ठीक है। अब इस कलर को आप सेव करना चाहते हो ताकि फ्यूचर में आप यूज कर सको, तो उसको यूज करने के लिए आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, वो कलर अपने आप यहाँ पर आप देख लीजिए अब सेव हो गया। अब कभी भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपके यहाँ लाइट ग्रीन करके ये जो कलर सेव है ना, ये आपने खुद से बनाया हुआ है। अब इसे आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपने ये बकेट टूल उठाया और यहाँ पर फिल कर दिया, ये कलर अब आपके लिए हमेशा से बना रहेगा। तो ये हो गया इस तरह से कलर्स। आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आप अपने आप हिसाब से कलर्स को एडजस्ट करना सीख जाओगे। आप बैकग्राउंड्स को समझना सीख जाओगे कि किस तरह से बैकग्राउंड्स को आपको फिल करना है। जो भी कलर आप बैकग्राउंड में डालना चाह रहे हो, कैसे आप अपना बैकग्राउंड कूल बनाओगे बढ़िया ताकि दिखे, तो उसके लिए आपको कलर बॉक्स अच्छे से समझना होगा, और ये चीज़ आप कर करके ही समझोगे। आपको कलर पैलेट में ये आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। बेसिक कलर्स, कस्टम कलर्स जो भी आपने बनाया हुआ होगा, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आप यूज करके जो भी कलर बनाना चाहते हो बना सकते हो। आपको वो कलर यहाँ पर शो होगा। जहाँ पर भी आप जैसे भी मूव करना चाहते हो किधर भी कर सकते हो, पूरी तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपको एनिमेशन अच्छे से सीखना है और आपको अपनी चीज़ें कूल बनानी है, अच्छी बनानी है, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, तो आपको जाहिर सी बात है कलर्स तो सीखना ही पड़ेगा। और कलर्स का यूज करना अच्छे से आना चाहिए, कि जो कलर्स मतलब कलर कॉम्बिनेशन होता है, कि आपको कलर्स पता होने चाहिए कि किस कलर के साथ कौन सा कलर आप बेहतर यूज कर सकते हैं और वो अच्छा लगेगा। तो ये हो गई ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ अगर आप डिस्प्ले में आ जाएँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप का मतलब है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ें जो थी वो हॉरिजॉन्टल में फ्लिप होके आ जाएंगी। जैसे ये, इसको आप एक तरह से हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज भी कह सकते हो। और ये जो आपका वर्टिकल फ्लिप है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चीज़ें वर्टिकल में फ्लिप होके आ जाएंगी, या साथ ही साथ कह सकते हो कि वर्टिकल मिरर इमेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाती हैं ये सब ग्रिड्स जो कि आप यूज करोगे। मैं पहले पूरा फ्रेम क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इससे आपको सेंटर में एक प्लस होकर के मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं अभी। उसके बाद ये यूज करेंगे आप। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में यूज करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि शायद इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको फ्यूचर में चीज़ें बनानी होंगी, समझना होगा, तो आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें कहाँ पर रखना है। आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी होगी तो इन चीज़ों का, इन ग्रिड्स का आपको बहुत यूज होगा। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कितनी चीज़ें आपकी फ्रेम में हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, लेकिन आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक एनिमेशन और अनियन स्किन्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसका मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपने कुछ डिज़ाइन किया, ठीक है, एक फ्रेम पे आपके बना हुआ है, फिर आप फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपने कुछ बना दिया, फिर से आप फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं, प्लस पर क्लिक किया, फिर से फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ्रेम नहीं चाहिए तो आप जा करके यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे, फ्रेम आपका रिमूव हो जाएगा।
और ये जो प्लस बना हुआ है इसका है मतलब है डुप्लीकेट करना। मान लीजिए आप इस चीज़ को नेक्स्ट फ्रेम पर भी चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके थर्ड फ्रेम पर भी सेम चीज़ बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जा करके कि आपके फर्स्ट फ्रेम पर ये बना हुआ है, सेकंड फ्रेम पर ये बना हुआ है और थर्ड फ्रेम पर भी यही बना हुआ है, क्योंकि आपने इसे डुप्लीकेट कर दिया था, मतलब कॉपी कर दिया था। दोस्तों आप लोगों को मैं अनियन स्किन्स के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ बनाया, फ्रेम ऐड किया, फिर से बनाया। अगर आप ये चीज़ सेम जो आपने बनाया था आप देखना चाहते हैं कि आपने पहले कहाँ पर बनाया था, वो पहला वाला फ्रेम पर आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप जाएंगे और प्रीवियस फ्रेम्स का ये अनियन स्किन क्लिक कर देंगे। अब आपको दिख सकता है कि आपने कहाँ पर बनाया था, क्या बनाया था। अब मान लीजिए आपने ये चीज़ बनाई, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट फ्रेम पर जा रहे हैं। अब आप इसको सेम इसी पर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे करके देख सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। अनियन स्किन का बस यही मतलब है कि आप रेफरेंस लेना चाह रहे हैं कि आपने पहले क्या बनाया हुआ था, उसके हिसाब से आप आगे की चीज़ें डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम अनियन स्किन्स यूज करते हैं। ये रहा प्रीवियस फ्रेम्स का अनियन स्किन। अगर आप नेक्स्ट फ्रेम वाला यूज करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए आप सेकंड पर गए और आप देखना चाह रहे हैं कि आपने थर्ड पर क्या बनाया हुआ है, तो इस पर क्लिक किया। अब आपको ये देख रहे हैं हल्का सा ब्लू होकर के जो आ रहा है, इसमें आपको नेक्स्ट फ्रेम का अनियन स्किन देख रहा है, ठीक है। ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो हल्का सा ब्लू होकर के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से होकर आ जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस फ्रेम का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस फ्रेम अगर आपको इस कलर में देखना चाहते हो तो अनियन स्किन का बस यही सा मतलब है कि आप रेफरेंस लेना चाह रहे हैं अपनी प्रीवियस फ्रेम्स का और नेक्स्ट आने वाली फ्रेम्स का, उस हिसाब से आप अनियन स्किन्स यूज कर सकते हैं। अनियन स्किन्स आपके इसके लिए भी है कि आप कितने प्रीवियस फ्रेम्स देखना चाह रहे हैं, 2 3 4, ठीक है। तो मतलब जितना भी आप देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 4 देखना चाह रहे हैं, अभी आपको देख सकते हैं 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है। और नेक्स्ट फ्रेम्स भी उसी तरह से आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओपेसिटी ये आप देख सकते हैं, मिनिमम ओपेसिटी मतलब कितना ज़्यादा ये ब्लर होकर के आएगा, कितना कम दिखेगा, ठीक है। अब आपने जो ये डिज़ाइन कर दिया है इसको आप प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पर गए आप, आपने प्ले कर दिया, लेकिन इस पर जब आप प्ले कर रहे हैं तो आप देखिए सिर्फ एक एक चीज़ दिख रही है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके प्रीवियस फ्रेम्स भी दिखते रहेंगे। इसका बस इतना सा ही मतलब है कि आप जब कुछ प्ले करोगे तो आपकी अनियन स्किन्स भी दिखेंगी। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। चलिए कुछ बेसिक सा एनिमेट करते हैं। तो आप यहाँ पर आ गए और न्यू पेज पर आ गए, ठीक है, इसे डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये बना दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट पर गया मैं, ये बना दिया। मैं एक बॉल बना रहा हूँ जो कि गिरेगा और फिर ऊपर उठेगा, फिर ये बना दिया, ठीक। अब देख सकते हैं ये बन गया है। अब आप इसे प्ले कर सकते हैं, किस तरह से ये गिरेगा और उठ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक सा एनिमेशन। अब आप इसका यूज़ करके छोटी मोटी चीज़ें बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए फिर से नया पेज हमने ओपन किया और इसे डिस्कार्ड कर दिया। कोई चीज़ मान लीजिए ये आप मूव करते हुए दिखाना चाह रहे हैं कि इधर से मूव करती हुई जा रही है, ठीक। तो इसे भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हमने ये बना दिया, ये बना दिया। अब आप देखेंगे जैसे मैं नेक्स्ट फ्रेम ऐड करूँगा तो ये चीज़ मेरी मिट जाएगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस फ्रेम्स में सिर्फ 4 किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो मुझे ये पुराना वाला भी दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यूज होता है ये। अगर आप इसे प्ले कर देंगे तो देख लीजिए किस तरह से ये जा रहा है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बिटमैप लेयर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर लेयर के बारे में। मैं मोस्टली एनिमेशन करने के लिए वेक्टर लेयर ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं जो कि आपको बिटमैप लेयर में नहीं मिलती हैं। वो अभी आप देख करके जान जाएंगे। मैं बनाता हूँ एक ड्राइंग, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट की फ्रेम पर जाऊँगा, फिर बनाता हूँ नेक्स्ट की फ्रेम पर जाऊँगा, नेक्स्ट। ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो जो कि आप बिटमैप लेयर में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ जो आप बिटमैप लेयर में नहीं कर सकते थे वो मैं बताऊंगा क्या है। वेक्टर लेयर सेलेक्ट कर लीजिए, आपने कोई एक ड्राइंग बनाई, ठीक। उसके बाद अगर आप स्मच टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार इस पर क्लिक करने पर ये पूरी बॉडी मूव हो रही है तो एक बार आप बाहर क्लिक कर लीजिए, फिर से इस पर क्लिक करिए, फिर आप देखेंगे कि इस तरह से आप इसे स्मूथली मूव करा सकते हैं। किसी भी तरह से आप जैसे भी अपने डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह से उसे मूव कराना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो अपने आप स्मूथली मूव होगा। इसका यूज इस तरह से होगा कि जब आपको एनिमेट करना है चीज़ें तो हर चीज़ को आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने बिटमैप लेयर सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर पेन टूल हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमने बनाया, ठीक।
उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम पहले स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पूरा मूव हो रहा है तो फिर से यहाँ पर क्लिक करके फिर से इस पर क्लिक करेंगे, अब ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जा करके हम डुप्लीकेट करेंगे, फ्रेम डुप्लीकेट, ये हमारा नेक्स्ट फ्रेम में भी आ गया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, फिर डुप्लीकेट, फिर थोड़ा सा चेंज किया, फिर डुप्लीकेट, थोड़ा सा। ये हमारा बन गया इस तरह से। अब हम इसे एक बार प्ले कर लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है, इसे आप लूप में भी प्ले कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से ये प्ले हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको हर एक फ्रेम पर जा करके ड्रॉ नहीं करना पड़ा है, आप नॉर्मली डुप्लीकेट करके उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ आप वेक्टर लेयर में कर सकते हैं, ये चीज़ बिटमैप लेयर में नहीं थी, ठीक है। तो एनिमेट करने के लिए इसीलिए मैं वेक्टर लेयर प्रेफर करता हूँ। साथ ही साथ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि कलर जब आप चेंज करोगे तो पूरे का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने जिसमें और इसमें जो भी आप फिल करोगे वो वही कलर फिल होगा। मान लीजिए आपने कुछ भी बनाया, फिर फिल करना है तो सेम कलर ही फिल होगा। अब दूसरा कलर इसमें चूज करके नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। चेंज करोगे तो पूरा अपने आप चेंज हो जाएगा। एक और चीज़ जो बतानी है वो ये कि इस तरह से आपने बनाया, फिर उसके बाद आप मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव टूल से क्लिक किया, डुप्लीकेट कर सकते हैं, आपको पता है आपने डुप्लीकेट किया, फिर इसकी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, छोटा किया, फिर डुप्लीकेट, फिर थोड़ा और छोटा। अब इसे एक बार प्ले कर लेते हैं तो देखिए कितना सही लग रहा है ये। इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा है, सिर्फ आपने एक बार बनाया है, उसके बाद उसी को मॉडिफाई करके आप बनाते चले गए हैं। तो इस तरह से वेक्टर लेयर में एनिमेशन में आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि बिटमैप लेयर में शायद पॉसिबल नहीं है। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 24 FPS लिखा हुआ है। FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब आपके 1 सेकंड वीडियो बनाने के लिए उसमें आपको 24 फ्रेम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम ही बनाना पड़ेगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन 24 इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इससे आपका एनिमेशन काफ़ी स्मूथ होता है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 24 के अलावा 30 कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी किस तरह से ऐसे चल रहा है, किस तरह कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसे चेंज कर दिया, 24 से मैंने कर दिया 5, ठीक। अब प्ले करते हैं, कितना स्लो हो गया वीडियो, ये स्लो हो गया। और देख लीजिए आप एक एक जगह देख सकते हैं कि किस तरह धीरे 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 ये चेंज हो रहा है, जो कि जब ये 24 था तो आप नहीं देख पा रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई एक वीडियो चल रहा है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक फोटो किस तरह से चेंज हो रही है। अगर आपने इसे 30 कर दिया, अब देखिए एकदम लग रहा है कि जैसे ये वीडियो चल रहा है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लग सकता कि कोई फोटो है बीच में। तो इसीलिए आप 1 सेकंड के लिए जितने ज़्यादा फ्रेम बनाएंगे आपका एनिमेशन उतना ही अच्छा होगा, आपका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों को आपका एनिमेशन उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है रेंज, मतलब 1 से 10 फ्रेम तक का आपका रेंज है जहाँ पर आपने एनिमेट किया हुआ है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं प्ले करने के लिए। मान लीजिए 7 कर दिया आपने, तो अब आपका सिर्फ 7 फ्रेम तक ही प्ले होगा, 7 फ्रेम तक ही प्ले हो रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो इसको आप रेंज को ध्यान रखना है जब भी आप वीडियो बना रहे हैं, जब भी आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना एनिमेशन एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला आप सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने का मतलब ये है कि जब आप इसे सेव करेंगे तो आप फ्यूचर में फिर से इसे एडिट कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से न्यू कर सकता हूँ, Ctrl+N, मेरा पूरा एनिमेशन जो मैंने बनाया हुआ था वो चला गया है। लेकिन अगर फिर से मैं चाहूँ कि मुझे वही वीडियो एडिट करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ओपन, और फिर से उसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना सेव किया हुआ है। तो डेस्कटॉप, माई एनिमेशन 1, ओपन मैंने कर दिया तो देख लीजिए फिर से वही आ गया। अब इसमें फिर से आप जो भी एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो फाइनल है, अब आपको इसमें कुछ एडिट नहीं करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है,
मूवीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अपना वीडियो कहाँ पर सेव करना है, कहीं पर भी डेस्कटॉप या कहीं पर भी, मान लीजिए मैंने अपना डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। किस फॉर्मेट में सेव करना है, MP4, MP4 काफ़ी अच्छा होता है, मैं हर बार MP4 प्रेफर करता हूँ, आप जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। सेव किया मैंने, ठीक है। कैमरा लेयर ये यही रहेगा। विड्थ एंड हाइट ये आप चेंज कर सकते हो, आपको 720 वीडियो बनाना है, 1080 बनाना है, जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पर आकर के इसको चेंज कर सकते हो। स्टार्ट फ्रेम, फ्रेम 1 से लेकर के फ्रेम 10 तक आपने एनिमेट किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप कहाँ तक सेव करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 10 तक नहीं करना चाह रहे हैं, आप 9 तक ही सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने 10 तक बनाया हुआ है तो मैं 10 तक सेव करूँगा। ये है टू दी एंड ऑफ साउंड क्लिप्स। इसका मतलब होता है कि अगर आपने साउंड भी इसमें इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, और आपका साउंड 10 ना होकर के 11-12 फ्रेम तक आ रहा है, तो आपको टू द एंड ऑफ साउंड कर सकते हो। उसके बाद बाकी सब कुछ सेट है एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिनिश। अब मैं उसे जा करके प्ले कर सकता हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कैमरा लेयर के बारे में और सीखेंगे कि कैसे कोई इमेज इंपोर्ट करनी है और कैमरा लेयर और उस इमेज को यूज करके कैसे बेसिक एनिमेशन करना है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी आपको कोई इमेज इंपोर्ट करनी है तो आप बिटमैप लेयर पर हो। अगर आप बिटमैप लेयर पर नहीं हो तो कोई इमेज इंपोर्ट नहीं होगी। तो चूंकि डिफ़ॉल्ट बिटमैप लेयर पर ही होता है तो अभी मैं बिटमैप लेयर पर हूँ। मैं फाइल में जाऊँगा, इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा और इमेज पर क्लिक करूँगा। अब मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लूँगा। ये आ गई मेरी एक इमेज। अब मैं इस पर जो कुछ भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मैं अपनी माउस में स्क्रॉल की यूज कर रहा हूँ ये जूम इन जूम आउट करने के लिए। और साथ ही अगर आप अपने माउस की स्क्रॉल की को क्लिक करोगे तो आप इसे मूव टूल की तरह भी यूज कर सकते हो। अब चलिए बेसिक सा कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्रेम पर हूँ, मैं कैमरा लेयर पर आ जाता हूँ, इसको मैं मूव करा रहा हूँ। पहले मूव टूल का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं कॉर्नर पे ले जा रहा हूँ, कैमरा लेयर को एकदम से कॉर्नर पे अपनी इस पिक के मैं आ गया एकदम कॉर्नर पे। और मैं चाहता हूँ कि ये मूव करते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक चला जाए। तो मैं यहाँ आऊँगा किसी फ्रेम पर, मान लीजिए 43 फ्रेम पर, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर से मैं कैमरा लेयर पर हूँ, एक बात याद रखना, कैमरा लेयर पर फिर से मैं जाऊँगा नेक्स्ट कॉर्नर तक, ये मूव कराऊँगा। मूव टूल का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मूव कराते हुए मैं ले आया यहाँ तक, ठीक है। अब आप इसे प्ले कर सकते हैं। मैंने इसे प्ले किया, ये मूव करते हुए धीरे 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 वहां तक चला जाएगा। तो ये हो गई एक चीज़ कि इस तरह से हम अपने कैमरा लेयर को यूज कर सकते हैं। मतलब हम अपने फ्रेम में किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर चॉइस है। अगर आप देख लो तो ये मान लीजिए मैं बिटमैप लेयर पर आ जाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना सा जो बना हुआ है यही हमारे कैमरा लेयर पे है। ये सारी चीज़ें हमारे वीडियो में नहीं आएंगी। ये जो चीज़ है इतनी आ रही है। इसके लिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ग्रिड भी यूज कर सकते हो। ये मतलब आपकी ग्रिड के अंदर जो ये चीज़ें हैं यही आपके कैमरे में आएंगी, यही आप जब वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो आएंगी, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। मान लीजिए अगर आपको एक ही साथ एक से ज़्यादा इमेज इंपोर्ट करनी है तो आप फाइल में न्यू कर दीजिए, पहले इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर हम जाएंगे फाइल में, इंपोर्ट और इमेज सीक्वेंस क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर आप 3 इमेज इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी इमेज के बीच में 3 फ्रेम्स का डिफरेंस हो तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ब्राउज कर लीजिए, आप 3 इमेज ले आते हैं, क्लिक किया, ओपन किया, ओके ओके। अब आप देख लीजिए आपकी पहली पिक फर्स्ट फ्रेम पे है, दूसरी पिक फ्रेम नंबर 4 पे है और तीसरी पिक फ्रेम नंबर 7 पे है। तो इस तरह से मतलब हर एक पिक के बीच में 3 फ्रेम्स का डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपको चीज़ें चाहिए तो आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो, इसे प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। फाइल, इंपोर्ट इमेज, एक क्लिक कर दिया, ओके, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको एक और कोई लेयर चाहिए, बिटमैप लेयर, वेक्टर लेयर, आप लेयर्स में जाएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू लेयर। जो भी बिटमैप लेयर, वेक्टर लेयर, साउंड लेयर, कैमरा लेयर, जो भी लेयर आप चाहते हो वो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। अभी तक मैंने आप लोगों को साउंड लेयर के बारे में नहीं बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊँगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ से नेक्स्ट बिटमैप लेयर कर लेता हूँ, ओके। सेकेंड बिटमैप लेयर, फर्स्ट बिटमैप लेयर ये है हमारी। अब हमारी ये बैकग्राउंड की तरह हो जाएगी। सेकेंड बिटमैप लेयर पर आप जो कुछ भी बनाओगे वो इस पर बन करके आएगा। मान लीजिए आप कैमरा लेयर पर गए, इसे मूव कराया थोड़ा सा, यहाँ पर गए,
फिर से आप बिटमैप लेयर पर आ गए हो, यहाँ पर मैंने कुछ स्केच कर दिया। ठीक, फिर से आप कैमरा लेयर पर आए, मूव टूल का यूज करके हम इस कॉर्नर पर ले आएंगे और हम चाहते हैं कि जब हम फ्रेम नंबर 13 पर आ जाएं तो हमारी वो जो हमने बनाया हुआ है वो शो हो। तो हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, कैमरा लेयर को यूज करके इसे मूव कराएंगे। और इस तरह से फिर आप देख लीजिए, जब आप मूव करेंगे ये फ्रेम नंबर 13 पर आते ही आपको पूरा ये शो होगा। इस तरह से आप कैमरा लेयर का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टूल्स का यूज करना, बेहतर यूज करना सीख पाओगे और उतना ही आपके लिए काम का होगा। एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम लेती है, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो आप बहुत ही अच्छा कर जाओगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि पेंसिल 2D में हमें कैसे साउंड इंपोर्ट करना है और कैसे अपनी वीडियो के साथ मैच करना है उसको। तो पहले हमें साउंड इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम जा करके साउंड डाउनलोड करेंगे। दोस्तों साउंड डाउनलोड करने के लिए मुझे अभी तक सबसे बेस्ट साइट जो लगी है वो है freesound.org। यहाँ पर सभी साउंड्स जो हैं अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर के साइन अप करना है, उसके बाद आप कोई भी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से अब पेंसिल 2D में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमें साउंड इंपोर्ट करना है और कैसे हमें अपनी वीडियो के साथ मैच कराना है उसे। तो फाइल, इंपोर्ट साउंड, तो अब ये दे रहा है कि नो साउंड लेयर एग्जिस्ट। अभी तक मैंने कोई साउंड लेयर बनाया नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये कह रहा है क्रिएट साउंड लेयर। तो हम इसे कट कर देते। तो फिर से हम आते हैं यहाँ पर प्लस पर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप लेयर बना सकते हो, कोई भी लेयर। आप फिर से एक और बिटमैप लेयर बना सकते हो, एक और वेक्टर लेयर बना सकते हो, कैमरा लेयर, साउंड लेयर। तो मुझे अभी सिर्फ साउंड लेयर की ज़रूरत है, तो मैंने क्लिक किया एक साउंड लेयर। इसका नाम आप यही रख सकते हो या कुछ और भी चेंज भी कर सकते हो, तो मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास एक साउंड लेयर आ गई है, ठीक है। अब फिर से मैं जाऊंगा फाइल, इंपोर्ट साउंड। तो इस तरह से मेरा साउंड इंपोर्ट हो गया है। अब आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बॉल बनाऊंगा, ठीक। उसके लिए मैं पहले वेक्टर लेयर पर आ जाऊंगा, मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं बॉल बनाऊंगा, ठीक। कुछ भी रफली आप बना सकते हो। और अब मैं फ्रेम बाय फ्रेम इसे एनिमेट करूंगा। मैंने इसे डुप्लीकेट किया, फिर से मैं इसे मूव कराऊंगा, फिर से डुप्लीकेट किया, फिर से थोड़ा सा मूव कराऊंगा, फिर से डुप्लीकेट किया, फिर से मूव कराऊंगा। अब मैं यहाँ पर इसे तब लाऊंगा जब मेरा वो साउंड आ रहा है कि वो ग्राउंड को हिट कर रही है बॉल। तो उस समय मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हिट कराऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, धीरे धीरे बनाते रहना है। बस आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको करते रहना है, करते रहना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो एक दिन आप अच्छे एनिमेटर बन जाओगे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि पेंसिल 2D मैंने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू गाइज,